हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन सिंह और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो चैलेंजिंग टास्क टू माई सेल्फ में बोला था कि मैं लेटर लिखूंगा मोदी जी को और योगी जी को। उस लेटर का क्या क्या हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो लेटर मैंने शो भी करे थे उस वीडियो में। दो लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लिखे थे, जिसमें एक ऑनलाइन लिखा था, एक लेटर मैंने योगी जी को लिखा था। जो मैंने मोदी जी को ऑनलाइन लेटर लिखा था उसमें मुझे एक नंबर आया था और एक ईमेल आईडी आई थी श्री अंबुज शर्मा जी का, जो अंडर सेक्रेटरी पब्लिक है। उस ईमेल आईडी पे मैंने 7 से 8 मेल किए हैं, कोई जवाब नहीं आया है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसमें मैंने बहुत 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 बार ट्राई किया। कई बार नंबर लगता है तो उठता ही नहीं है, कई बार नंबर लगता ही नहीं है। और दूसरा, मैंने योगी जी को जो लेटर लिखा था उसका कोई जवाब नहीं आया है। योगी जी की मैंने ऑनलाइन 3 ईमेल आईडी निकाली थी, जिस पर मैंने मेल किया वो तीनों ईमेल आईडी गलत है, उस पर मैसेज सेंड हो ही नहीं रहा है। और चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बोला था कि मैं 45 डेज़ 45 दिन तक वेट करूँगा ये लेटर लिखने के बाद। अब वो 45 दिन पूरे हो चुके हैं, 2 महीने का टाइम हो चुका है। अब दूसरा कोई रास्ता देखते हैं। अभी कॉन्टैक्ट नंबर में क्या है कि मैंने ऑनलाइन फैक्स के नंबर निकाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस के। अब उस पर देखते हैं कि फैक्स पर सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद अब मैं आज़ाद हूँ। मैं इस डायरी के साथ में क्या करूँगा अब देखते हैं इसमें कि किसी बिजनेसमैन या वेंचर कैपिटलिस्ट या जैसे भी है, अब इसके बारे में आगे का स्टेप लेंगे। चलिए जी। अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर एक रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, एक रास्ता आपका बंद हो जाता है, तो दूसरा रास्ता खोजें। अपनी मंजिल को सेट रखें, मंजिल वही रखें और रास्ता बदलने की कोशिश करें, रास्ता बदल करके जाने की कोशिश करें। ऐसे ही मैं एक वीडियो देख रहा था, जिसमें आजकल ना मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ज़्यादा यही कहते हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ऐसा भी नहीं है। इसके बारे में एक बार में संदीप महेश्वरी जी बता रहे थे, वो एग्जांपल दे रहे थे कि अगर आप नेवर गिव अप को फॉलो करोगे, सपोज करो कि आप एक दीवार है आपके सामने, उस पर आप कील ठोक रहे हैं और वहाँ पर जहाँ पर आप कील ठोक रहे हैं वहाँ पर एक लोहे का बीम है। आप कील ठोकोगे तो कील नहीं ठोकेगी। आप थोड़ा सा एंगल चेंज करोगे, हो सकता है वहाँ पे आपकी कील ठुक जाए। ऐसे ही है कि ये भैया, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, हम यहाँ पे फेल हो गए हैं, तो आपको थोड़ा सा और रास्ता बदलने की कोशिश करें कि क्या पता कहीं और से कोई रास्ते से हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ऐसे ही क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करूँगा। एक जंगल में एक बार आग लगी थी और वहाँ के पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे थे। और वहीं पे एक छोटी चिड़िया तालाब से, पास के तालाब से पानी ला रही थी अपनी चोंच में और उस आग पर डाल रही थी। पानी ला रही थी और आग पर डाल रही थी। और पास में बैठे हुए एक पेड़ पर कौवा देख रहा था। उस कौवे ने उस चिड़िया से पूछा, ये चिड़िया तू ये क्या कर रही है? तेरे इस प्रयास से ये आग नहीं बुझेगी, ये आग बहुत बड़ी है। चिड़िया ने उसको बहुत शानदार और बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जब भी इस आग का जिक्र होगा, भविष्य में जब भी आग का जिक्र होगा, तब तब आग बुझाने वालों में मेरा नाम होगा और तमाशा देखने वालों में तुम्हारा नाम होगा। ऐसे ही भैया आप अच्छा ही करें, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें, प्रयास करें। और ऐसे ही मुझे कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भैया क्या तू ये बात करता है, डायरी की बात, देश की बात, 2 बच्चों वाली सरकार, खुद के विचार। कह रहे कि ऐसी वीडियो बनाओ जो आजकल के लड़के बना रहे हैं, उसमें मिलियन व्यू हैं, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जिसका जैसा विचार है, जिसका जैसी सोच है, वो उस पर काम कर रहा है और उनको करने दो। आप किसी को नहीं बदल सकते, ठीक है जी। आप खुद को बस बदल सकते हो और खुद को बदलने का प्रयास करो। ऐसे ही मैं भी खुद को बदलने का प्रयास करता हूँ और अच्छी चीज़ें शेयर करने का प्रयास करता हूँ।
चलिए जी, प्रयास जारी रहेगा। और उसी वीडियो में मैंने 2 बच्चों वाले कानून के बारे में बात की थी कि इस पर मेरे क्या विचार हैं, मैं वो भी बताऊंगा कि 2 बच्चों वाले कानून क्यों आना चाहिए, उसमें मैंने क्या सोचा है और क्या मेरे विचार कहते हैं। 1947 में हमारे देश की जो आबादी थी वो थी 34 करोड़। ये गूगल से डेटा लिया है, ठीक है जी। और 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं। हमारे देश की अभी जनसंख्या है 135 करोड़। देखो हमने कितनी तरक्की की है 75 सालों में, कि हमने 100 करोड़ जनता हमारे देश की बढ़ी है। अब आप सोच सकते हो इसी आंकड़े से कि क्या हमारे देश का हाल है और कैसे हम चल रहे हैं। चलिए जी, 2 बच्चों वाला कानून आना ज़रूरी है। आखिर क्यों आना ज़रूरी है ये भी समझ लो। आने वाले 10 से 20 सालों में हमारे देश का हाल, अच्छा ये सॉरी मैं ये बताना भूल गया, ये मेरी डायरी है, इसी में मैं अपने विचार लिखता हूँ और इसी से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, भैया डायरी में देख देख के मत बोला कर, इधर अपना वो किया कर। मैं नहीं भैया, मेरे विचार हैं, मैं डायरी में लिखता हूँ, मैं देख करके बोलता हूँ। आपको अच्छे लग रही हैं नहीं लग रहे हैं वो आपकी सोच है, ठीक है जी। आने वाले 10 से 20 सालों में समस्या बहुत बढ़ने वाली है। खाने पीने रहने सभी चीज़ों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इसका इलाज हमें 10 से 20 साल पहले हमें ये कर लेना चाहिए था कि हमारे देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उसकी जो स्पीड है, जो वृद्धि दर है, उसको स्लो करने के लिए इसका डिसीजन ले लेना चाहिए था 10 से 20 साल पहले। लेकिन फिर भी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। इसका परिणाम हम सभी को, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और गांव हो या शहर हो, सभी को भुगतना पड़ेगा। चलिए जी, हाई पॉपुलेशन भारी जनसंख्या से किन किन चीज़ों पर असर पड़ रहा है और भविष्य में भी और ज़्यादा पड़ेगा। 135 करोड़ लोगों का ये देश, यहाँ पे कमियां ही कमियां हैं, इसमें दुनिया भर की कमियां हैं। जो अब ये भी सोच लो कि जो लोग सोचते हैं कि ये 2 बच्चों वाला कानून नहीं आना चाहिए, वो इस तरह से सोच रहे हैं कि जैसे उनके आंखें बंद करने से दिन और रात होते हों। भैया ऐसा नहीं है, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझो और समझाओ। जैसे कि हम जानते हैं कि भैया चाइना आबादी में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में, भारत दूसरे नंबर पे है। और आपने देखा होगा कि ये दोनों देश पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में है और यहीं पर पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा खाने पीने, बहुत सब कुछ में यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ये 2 देश पूरी पृथ्वी की आधी जनसंख्या लेकर के बैठे हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इससे पृथ्वी के संतुलन में भी कमी आ रही होगी या आ रही है, इस पर वैज्ञानिक विचार कर रहे होंगे और आप भी सोचो, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। भारी जनसंख्या से हमारे देश में किन किन चीज़ों पर असर पड़ रहा है। पहले तो आपको बता दूं, प्रदूषण। प्रदूषण 7 तरह का होता है, जिसमें से हम 4 पर बात करेंगे जिसको आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। पहला है जी एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आप अच्छे से जानते ही हैं बड़े शहरों के हाल और महानगरों के हाल क्या हैं। वहाँ पे सांस लेना भी दूरभर है आज की तारीख में। इसका कारण क्या है कि अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शन, पेड़ों का कटना, रात दिन बढ़ती वाहनों की जनसंख्या, एयरप्लेन, फैक्ट्रियों का धुआं, कूड़े को जलाना और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। और कोरोना महामारी में हमने ऑक्सीजन की वैल्यू हमें पता लग गई है। जिन जिन लोगों ने उस चीज़ को फेस किया है, उस प्रॉब्लम को झेला है, उन सबको पता लग गया है कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। सब मारे मारे घूम रहे थे ऑक्सीजन के लिए, ठीक है जी। इसके बाद है जी वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है कि जल को प्रदूषित किन किन चीज़ों से होता है। जल प्रदूषण हमारे द्वारा फैलाया हुआ गंदा कचरा, फैक्ट्रियों का गंदा पानी,
पशुओं का मलमूत्र और दूसरी चीज़ें जो पानी में फेंकी जाती हैं, जिससे क्या है कि प्रदूषण होता है। डिटर्जेंट वगैरह इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिससे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण से बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। और बड़े शहरों के हाल वही मैं फिर से कहूँगा कि बड़े शहरों में ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों को साफ़ पानी पीने को नहीं मिल पाता है। बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो साफ़ पानी नहीं उनको मिल पा रहा है। बड़े शहरों में जो इनके पास पैसा है, जो अमीर हैं, वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनको साफ़ पानी नसीब नहीं होता है। चलिए जी, तीसरा है नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के भी कारण ऐसे ही हैं, जैसे वाहनों की रात दिन संख्या, फैक्ट्रियों के सायरन, फैक्ट्रियों की जो मशीनरी है ये सब, और ऊपर से जो ट्रैफिक के जो हॉर्न उससे जो बजते हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। और उससे भी ज़्यादा हमारे देश में और भी बहुत सारे लोग कलाकार हैं जो अपनी बाइक के साइलेंसर खुलवा करके वो बड़बड़ 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 करते चलते हैं। वो नहीं सोचते कि इस चीज़ का क्या असर दूसरों पे पड़ रहा होगा। इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सर दर्द, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन। जो मिट्टी हमारी पोल्यूटेड हो रही है उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब इसको समझो कि ये मिट्टी पोल्यूटेड कैसे होती है। जो हमारे देश में पिछले कुछ सालों में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग बढ़ा है, जिसके कारण से जो खेतों में प्लास्टिक कचरा, पॉलीथीन्स वगैरह ये सब पहुंच रहे हैं, जिससे क्या है कि वो मिट्टी पोल्यूटेड हो रही है। इसके बाद भी बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे वेस्ट जो हमारा है वो हम कूड़ा कचरा जो खेतों में जा रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा जो मिट्टी जो है उसकी उर्वरा शक्ति जो है घट रही है। जिसके कारण अब आप ये सोच लो कि जिस मिट्टी से हमें खाने को मिलता है, जिस पर हम डिपेंड है, जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही है, वही जब इतनी प्रदूषित होगी तो सोच सकते हैं कि उसमें क्या पैदा हो रहा होगा और उसकी उसमें कितनी ताकत होगी। जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इतना, जो सारी चीज़ें पोल्यूटेड हो रही हैं, अब इससे समझ लो कि इन चीज़ों पर ही हमारी ज़िंदगी चलती है और इसी को हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारी जनसंख्या से और किन किन चीज़ों पर असर पड़ रहा है हमारे देश में, और ये कुछ 15 पॉइंट हैं जो आप ध्यान से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे बोलने में कमी हो सकती है लेकिन आप समझे ज़रूर। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। कुछ काम तो हमारा जो कंप्यूटर युग है, जिसकी वजह से मशीनरी और कंप्यूटर की वजह से हमारे पास बेरोजगारी फैल रही है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें भी हमारी भारी जनसंख्या के कारण ही है, क्योंकि भारी जनसंख्या को हर चीज़ जल्दी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जिसकी वजह से काम को स्पीड से करना होता है और जल्दी करना होता है। जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना या अदर प्रोडक्शन, फैक्ट्रियों में काम करना, जिससे हर चीज़ की प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए मशीनरी का प्रयोग होता है। जहाँ पर 50 आदमी काम करते थे वहाँ एक मशीन काम कर रही है, जिससे जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। इसके बाद आता है जी आपका लैंड ओकेजेशन यानी कि भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण में क्या है कि भारी जनसंख्या के लिए बड़े शहरों के हाल क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब उसके लिए मेजर हाईवे बनाना, बाईपास बनाना, जिसकी वजह से और जो वहाँ की जनसंख्या है उसको रखने के लिए बिल्डिंग बनाना, मकान बनाना, जल्दी से पेड़ कट रहे हैं, खेती ख़त्म हो रही है, खेती की ज़मीन पर प्लॉटिंग हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, जिससे क्या है कि जो हमारी खेती की ज़मीन है वो कम हो रही है। और इसी से ही जुड़ा हुआ तीसरा पॉइंट है, वो है फ्लड यानी कि बाढ़। जब पेड़ मात्रा में अधिक मात्रा में कटेंगे, हाईवे बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी, और जो बारिश का पानी है वो ज़मीन तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या है कि
बाढ़ आती है, और पेड़ों का जो कटना है उसी से असामान्य वर्षा होती है। पेड़ अधिक मात्रा में कटे तो वर्षा भी असामान्य हो जाती है, जिससे क्या है कि बाढ़ आती है। चौथा पॉइंट है आपका गरीबी। अब गरीबी के लिए आप इस तरह से समझ लें, बढ़ती जनसंख्या से गरीबी और बढ़ती जा रही है। कारण, जिस घर में 5 आदमी हैं, आप समझ लो कि उनको कितना पैसा चाहिए उन बच्चों की शिक्षा, परवरिश, खान पान और रहन सहन के लिए, और जिस घर में 2 बच्चे हैं उनको कितना पैसा चाहिए उन बच्चों को की परवरिश, शिक्षा और पालन पोषण के लिए। अब यहीं से जो है शिक्षा भी बढ़ती है, और यहीं से जो है गरीबी बढ़ जाती है। वो लोग अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से अच्छे काम नहीं मिल पाते और गरीबी बढ़ती जाती है। पांचवा है जी भिखारी। भिखारी मैं आपको बता दूं, हमारे देश में पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा भिखारी, जो गूगल से मैंने आंकड़ा लिया है, 4,13,670 भिखारी हमारे देश में हैं। और आप समझ लो कि ये भिखारी आते कहाँ से हैं। इसका कारण भी कई बार यही है, अशिक्षा, बेरोजगारी और सरकार का कंट्रोल ना हो पाना, जिसकी वजह से, और बहुत सारे पॉइंट है। सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और यहीं से जो भिखारी जो है बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जी क्राइम और जुर्म। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचार, रेप, हत्याएं शहर के शहर जल रहे हैं। दिल्ली शहर का आपने देखा होगा, सरकार ने कैसे कंट्रोल किया नहीं किया वो दूसरा मैटर है। और 32,559 ये केस एक साल में होते हैं, रेप केस हमारे देश में। अब आप देख लो, ये भारी जनसंख्या के कारण है, क्योंकि कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पाता है और इस तरह के क्राइम बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जी पॉइंट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाएं हमारे देश में 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 4,37,396 रोड एक्सीडेंट हुए हैं। ये डेटा भी मैंने गूगल से लिया है, ठीक है जी। इसका कारण क्या है कि रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़, वाहनों की बहुत ज़्यादा संख्या, लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या, और दूसरा नशा और उल्टे सीधे वाहन दौड़ाना, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं। आठवां आता है जी बीमारी। ये बीमारी का कारण क्या है कि हमारे देश में बहुत जनसंख्या होने के कारण बीमारियां बहुत हैं। कारण, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 7.5% इंडियन सफ़र फ्रॉम सम मेंटल इश्यूज, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर, दिमाग की जो बीमारियां हैं उसके कारण है। 7.5%, देख लो आप कितना पहुंचेगा। 5.6 लाख लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। बाकी तो आप समझते हैं कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमारियों से। बीमारियों का कारण भी यही है कि ठीक से इलाज नहीं हो पाता है, पैसा है नहीं, वो अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, गरीबी है, और ये बीमारियां पलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। इसी के साथ एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है, वो है कमज़ोर, यानी कि कमज़ोर अवस्था। हमारे यहाँ का जो हमारे देश के लोग हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। उसका कारण भी यही है, ऊपर जो बहुत सारे पॉइंट है जुड़े हुए हैं। जैसा मैंने बताया, जिस घर में बच्चे ज़्यादा हैं उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हो पा रही है, नतीजा वो कमज़ोर रह जाते हैं, शिक्षा नहीं है, और ये कमज़ोरी ही, कमज़ोर बच्चे कमज़ोर भारत का भविष्य है। अब आप समझ लो कि कैसे हमारे देश का भविष्य होगा। इसके बाद आता है जी लो क्वालिटी ऑफ फूड और प्रोडक्ट। ये क्या है कि भारी जनसंख्या को हर चीज़ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में चाहिए, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो कपड़ा पहनने के लिए हों, या चाहे वो मकान हो, चाहे वो वाहन हो, कुछ भी हो, वो भारी संख्या में चाहिए। और भारी संख्या का मतलब है कि इस भारी जनसंख्या का पेट भरना, सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए तेज़ी से काम करना, और खाने के जो प्रोडक्ट हैं
उसमें मिलावटखोरी, आपने सिंथेटिक चीज़ों का सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाना, और फलों सब्जियों तक में मिलावट हो रही है, कहीं इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। ये कारण यही है कि भारी जनसंख्या को सारा सामान चाहिए और कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। चलिए जी, इसके आगे बढ़ते हैं जी। गर्ल्स ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। एक रिपोर्ट के अनुसार जो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, 40,000 चिल्ड्रन आर एब्डक्टेड ईच ईयर, यानी कि 40,000 बच्चे हर साल अपहरण किए जाते हैं, और जिसमें 11,000 बच्चे तो अनट्रेस्ड रह जाते हैं, यानी कि वो सर्च ही नहीं हो पाते कि वो 11,000 बच्चे कहाँ गए, यानी कि 11,000 बच्चे ख़त्म। और ये 11,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? ये 11,000 बच्चे वहीं भिखारी बनेंगे, और जो इनको अपहरण कर रहे हैं वो हाथ पैर काट देते हैं और इनसे भीख मंगवाते हैं। नतीजा भिखारी बढ़ रहे हैं, वही सेम कारण है। इसके बाद क्या है कि जी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक एनजीओ की रिपोर्ट क्या कहती है कि 12,000 से 50,000 औरतें जो हैं दूसरी कंट्री से, नेबर कंट्री से हमारे देश में एंट्री करती हैं सेक्स ट्रेड के लिए, वो उनको बुलाया जाता है। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है, वो है देह व्यापार, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन। अब बहुत जनसंख्या के कारण, ऊपर मैंने बताया सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, रोजगार नहीं मिल पाता है, शिक्षा नहीं है प्रॉपर, और दूसरा बड़े शहरों की चकाचौंध, वहाँ के खर्चे होने के कारण ये लोग क्या करते हैं कि जल्दी पैसा कमाना, पेट पालने के लिए वो देह व्यापार में घुस जाते हैं, जिसका क्या है कि बहुत बड़े बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ देखी है कि कितने बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लगे हुए हैं, और दुनिया भर की जो वेबसाइट हैं जो पोर्न दिखाती हैं, वो नतीजा यही है कि जब आप पोर्न देखेंगे तो उन्हें ये प्रोवाइड करने के लिए लोगों को भी लाना होगा। इसका नतीजा आप देख लो क्या होगा, और कैसे हमारे भविष्य का की तस्वीर होगी, क्या हम कर रहे होंगे अपने भविष्य में। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। भारी जनसंख्या होने के कारण, जैसा मैंने बताया, घर में ज़्यादा आदमी हैं तो वो बच्चों को शिक्षा ठीक से नहीं करा पाते और वो बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। दूसरा, इसी से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, अंधविश्वास भी है बहुत हमारे देश में। बहुत सारे लोगों की आमदनी नहीं हो पाती, जिससे क्या है कि वो बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाते। और सरकार के बहुत सारे प्रयास भी हुए हैं, सरकार ने बहुत सारी चीज़ें फ्री भी की, फिर भी बहुत सारे उनके जो प्रयास हैं वो असफल रहे, और प्रॉपर शिक्षा का जो है वो प्रबंध नहीं हो सका है। अब आप सोच सकते हो कि जिस देश की एजुकेशन, जिस देश में बच्चे शिक्षा ही ठीक से नहीं ले रहे होंगे, उस देश का भविष्य क्या होगा। पुअर एजुकेशन, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, पुअर कंट्री, पुअर फ्यूचर। आप देख लो कि नेता कैसे होंगे, देश कैसा होगा और कैसा चल रहा होगा, आप सोच सकते हैं। 14वां पॉइंट आता है जी इसमें, अननेसेसरी बर्डन ऑन टैक्स पेयर। ये क्या चीज़ है? हमारे देश में जो टैक्स जो पे करते हैं वो 3 से 4% लोग टैक्स पे करते हैं, जिससे हमारे पूरे देश का 60% रेवेन्यू आता है। जिस 60% रेवेन्यू से ये पूरा देश चलता है, जिसमें गरीब लोगों के लिए, सबके लिए रोड, शिक्षा और स्वास्थ्य और बहुत सारी पॉलिसी जो सरकारें बनाती हैं वो इसी बजट से बनाती हैं, यहीं से पैसा निकलता है। और इसी में एक ख़ास बात बताऊं, जो ये टैक्स पेयर हैं ये कभी भी इस चीज़ के लिए बात नहीं करते कि ये सरकार हमारा पैसा कहाँ लगा रही है और क्या इसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिच आदमी है और ये इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए चाहते, सॉरी। और ये देख लो कि ये जो पैसा है इन लोगों के ऊपर लगाया जाता है, यही लोग सरकार को वोट देते हैं
और ये सोच लो कि वोट इनसे लेने हैं तो इनके ऊपर सरकार उल्टा सीधा पैसा खर्च करती है, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये 15 पॉइंट आपको बताए हैं। इसी में नशाखोरी, मैंने आपको याद होगा, मैंने नशा भी एक खास वो ही है। नशे के कारण क्या है, नशे के कारण भी सारे एक दूसरे जुड़े हैं। अगर कहीं बेरोजगारी है तो वो बेरोजगार है, वो क्या है कि उस चीज़ को करने के लिए फिर अपना नशाखोरी करना शुरू कर देता है। और कई लोग पैसे वाले होने के कारण भी नशा करते हैं, और इसका भी अभी आपने हाल ही में न्यूज़ देखी होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको कंट्रोल करने के क्या होना चाहिए, कंट्रोल कैसे हो, इसके विषय में मेरे क्या विचार हैं। सबसे पहले जो मेरा विचार है, जो दो बच्चों के बीच का गैप है वो बढ़ना चाहिए। जैसे कि 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए दो बच्चों के पैदा होने में। और इससे क्या है कि हमारे देश की जो वृद्धि दर है, जो स्पीड जो है वो स्लो होगी। अगर दो बच्चों वाला कानून आ भी जाता है तब भी एक मैंडेट होना चाहिए, यानी कि शासन आदेश होना चाहिए कि इसमें 3 से 4 साल का गैप बच्चों में होना ही चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उनकी शिक्षा और उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा। अब इसी में ही यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना एक ड्राफ्ट जमा किया है, जो 4A और 6D की नीति से उन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया है कि यानी कि जो बच्चे जो 2 से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जाए, यानी कि 6D। और चारा ये है कि जो 2 और 2 से कम बच्चे रख रहे हैं उनको बेनिफिट जो चारा है वो दिया जाए। चलिए जी, इसका मतलब क्या हुआ, राज्य विधि आयोग के तैयार ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ी सिफारिशों की वकालत की गई है, जिसमें सरकारी पद से लेकर तमाम सुविधाओं से वंचित किए जाने की बात कही है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। कानून लागू होने के साल भर के अंदर सभी सरकारी कर्मचारियों और अस्थायी निकाय चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। शपथ पत्र के बाद अगर वे तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की है। हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है, तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है। इसमें भी बहुत सारे लूप होल हैं, इस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, कानून बहुत सख्ती से मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2 बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को 2 एक्स्ट्रा सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, 12 महीने का मातृत्व अवकाश, जीवन साथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट और पीएफ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उसको बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, वे व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेंगे। इसके अलावा और बहुत कुछ है, जैसे लोगों को जागरूक करना, स्कूलों में और अन्य जगहों पर इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भ निरोध उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के कम करने, नपुंसकता, बांझपन की समस्याओं के समाधान के उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या में स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी।
इसके साथ ही 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंध के लिए अलावा बुजुर्गों की देखभाल की व्यापक व्यवस्था करनी होगी, यानी कि इसकी कोशिश की जाएगी। ये थे जी योगी आदित्य जी का ड्राफ्ट जो उन्होंने सबमिट किया हुआ है, उनके जो विधि आयोग में उन्होंने सबमिट किया है कि ये पॉइंट उन्होंने रखे हैं। अब इसी के साथ अगर ऐसा होता है तो आप सोच सकते हो कि देश में कितना बदलाव होगा और कैसा हमारा फ्यूचर हो सकता है। अब दूसरा, इसी में ही बहुत सारे जो मेरे विचार हैं वो क्या है कि कुछ लोग जो बच्चा गोद लेने वाली है जो बात कही है, इसी को ही कुछ लोग धंधा बना लेंगे और इस पर बहुत सख्ती से कानून बनना चाहिए। और जो अभिभावक हैं जो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते, जो कपल्स हैं, उनके लिए भी खास सुविधाएं होनी चाहिए। और जो अभिभावक एक ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं उनके लिए भी खास सुविधाएं होनी चाहिए, उस बच्चे के लिए भी खास सुविधाएं होनी चाहिए। और कानून में कहीं भी लूप होल होना नहीं चाहिए, जैसा मैंने बोला है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक खास न्यूज़ जो मैं आपको बता दूं, तीसरे बच्चे के चलते गई नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी। ये उत्तराखंड का मामला है, उधम सिंह नगर का। चलिए जानते हैं इसमें क्या हुआ। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चल रहे बहस के बीच प्रदेश में 3 संतान होने पर नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष हामिद अली की कुर्सी चली गई। अदालत के आदेश और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी की आख्या के बाद शासन ने हामिद को अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य और इस पद को रिक्त घोषित किया है। नगर निकायों में 2 से अधिक संतान होने पर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई का ये दूसरा मामला है। इससे पहले नगर पालिका परिषद लक्सर की वार्ड सदस्य नीता पांचाल की सदस्यता समाप्त की गई थी। नगर पंचायत केलाखेड़ा के वर्ष 2018 में हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर हामिद अली का चुनाव हुआ था। बाद में चुनाव में प्रतिद्वंदी रहे अकरम खान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हामिद ने नगर पालिका अधिनियम के उस प्राविधान का उल्लंघन किया है जिसमें साफ है कि 27 अप्रैल 2003 के बाद 2 से अधिक संतान वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अकरम का आरोप था कि शपथ पत्र में 2 संतानों का जिक्र किया गया है जबकि उनकी 3 संतानें हैं और तीनों का जन्म अप्रैल 2003 के बाद हुआ है। बाद में मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने हामिद को अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य करार दिया और इसके बाद हामिद के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब आप सोच सकते हैं कि कैसा हमारे देश में ये काम चल रहा है। प्रदेश में नगर निकायों और पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 2 बच्चों की शर्त लागू है। नगर निकाय में यह प्रावधान जुलाई 2002 से लागू है जबकि पंचायतों में से 2018 के चुनावों से प्रभावी किया गया है। अब आप समझ लो कि हमारे देश में कैसा चल रहा है। जिसने शपथ पत्र दिया उसने अपने आप को गलत शपथ पत्र दिया, जिस अधिकारी ने शपथ पत्र लिया उसने उसकी जांच की या नहीं की उसका कोई मैटर नहीं है। अब इससे बड़ी बात ये समझो कि चुनाव दूसरी बार होगा, चुनाव में कितना पैसा पहले लगा और कितना पैसा बाद में लगेगा ये आप समझ सकते हो। और ये वहाँ का शासन प्रशासन जानता होगा कि कितना पैसा वहाँ पे लगा है। इसका कारण भी यही है कि हमारे देश की बहुत जनसंख्या है, सारी चीज़ें चेक नहीं हो पाती हैं। सरकारों पर बहुत वजन है इस चीज़ का कि 135 करोड़ लोग इस देश को कैसे चलाया जाए, कैसी सारी चीज़ें ठीक की जाए। अब आप समझ लो कि भारी जनसंख्या के कितने नुकसान हैं जो मैंने बताए। वीडियो में जो भी मिस्टेक हुई उसके लिए क्षमा माफ़ी। और इससे अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो है फ्री की पॉलिसी। जो ड्रग्स है हमारे देश में, ये ड्रग्स हमारी नसों में बहुत बहुत पहले से जो छोड़ा जा रहा है और जिसके हम आदी हो चुके हैं। चलिए इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, मेरे विचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो में हुई मिस्टेक्स के लिए क्षमा माफ़ी। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।